गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। पहले में हमने आपको समझाई थी कुछ थ्योरीज के बारे में, कैसे कैसे ह्यूमंस का एटम्स को लेके ज्ञान बढ़ा था। इस वीडियो में हम आपको एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाएंगे कि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, उसकी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, क्या उसके लिए रूल्स होते हैं और कैसे जो है एटम जो है अपने आप को स्टेबल करता है, अपने आप के अंदर स्टेबिलिटी लाता है, उसके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है? फिर हम आपको समझाएँगे कि आयन्स क्या होते हैं, कैसे आयन्स फॉर्म होते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से सारे के सारा आपको जो है दुनिया की जितनी भी केमिकल रिएक्शन सब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। फिर हम आपको समझाएँगे कि जो है वैलेंसी क्या होती है और आपकी जो कुछ नोबल गैसेस होती हैं, उनके बारे में भी समझाएँगे कि नोबल गैस क्या होती है, उनमें ऐसा क्या ख़ास होता है कि उन्हें नोबल गैस कहते हैं। इसके साथ-साथ हम आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में भी समझाएँगे, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या उनका सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि काफ़ी सारी थ्योरीज के बारे में समझा था कि जो एटम के ऊपर काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी उनके बारे में, जिनमें से हमने समझा था किसने जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वो किसने डिस्कवर किए थे। जो हमारे जे थॉम्सन हैं, उन्होंने सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उनका, जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। फिर हमारे जे चैडविक आते हैं, जे चैडविक ने हमारे जो है न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। फिर हमारे जो रदरफोर्ड आते हैं, रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमें जो है प्रोटॉन मिलता है, ठीक है ना? तो ये 3 नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं कि जो जे थॉम्सन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूँढा, जे चैडविक जो है हमारे, उन्होंने न्यूट्रॉन ढूँढा और आखिरी में हमारे रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन को ढूँढा था। ये 3 नाम बहुत ही फ़ेमस हैं। उसके बाद जो है हमारा नील बोर की जो है एटॉमिक थ्योरी आती है, ठीक है ना? ये सब कुछ हम पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं, थोड़ा रिकैप कर रहे हैं हम। और जो हमारे जो है आखिरी में नील बोर की थ्योरी है वो कहती है कि बीच में प्रोटॉन होता है हमारा, बीच में जो है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियस कहते हैं। जितना भी मास होता है वो इस बीच में ही कंसंट्रेटेड होता है हमारे एटम के, और चारों तरफ जो है कक्षाएँ होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, सेल्स होती हैं, जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। छोटे-छोटे से इलेक्ट्रॉन्स जिनका वज़न ना के बराबर होता है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के वज़न को हम हमारे प्रोटॉन्स से कंपेयर करें तो इनका वज़न ना के बराबर ही होता है, 0 के बराबर होता है। क्योंकि ये बेसिकली 1/1836 टाइम्स ज़्यादा छोटे होते हैं प्रोटॉन के मुकाबले में, इसलिए इनका वज़न को हम ना के बराबर ही गिनते हैं, ठीक है? और ये अपनी ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, कभी भी अपनी ऑर्बिट से जो है डाइवर्ट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ये ख़ासियत होती है कि अगर ये एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो एक ही ऑर्बिट में फिक्स ऑर्बिट में घूमेंगे। जैसे कि हमारा प्लैनेट होता है वो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है सन के चारों तरफ, ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं। जैसे कि हमारा जो प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे भी घूम रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो अपनी ऑर्बिट पे भी घूम रहे हैं और जो सन के चारों तरफ भी घूम रहे हैं। ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपनी पे ऑर्बिट पे भी घूमते हैं और जो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमते हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपको ये समझना है कि जो ये ऑर्बिट्स होते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें एनर्जी लेवल? क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि एक ऑर्बिट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सेम एनर्जी के साथ घूम रहे हैं। क्योंकि एक ऑर्बिट पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, है ना? अगर ये दोनों के दोनों अलग-अलग एनर्जी के साथ घूमेंगे तो टकरा ही जाएँगे, ठीक है? अगर एक ही मान लीजिए आप सोलर सिस्टम को देखिए, जो हमारा अर्थ की ऑर्बिट है, अगर अर्थ की ऑर्बिट पे कोई और प्लैनेट भी आ जाएगा और दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, एक तेज़ चल रहा है, एक धीरे चल रहा है, तो दोनों टकरा ही जाएँगे, खत्म हो जाएँगे दोनों, है ना? जबकि जो हमारा एटम होता है, उसमें हम जानते हैं कि एक ऑर्बिट में बहुत सारे एटम हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं। तो उनके टकराए ना, इसलिए जो एक ऑर्बिट में सेम एनर्जी होती है, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जिस स्पीड से हमारा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक ऑर्बिट पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम स्पीड से घूमेगा, सेम एनर्जी उसके अंदर होगी हमारी, ठीक है? और जो एनर्जी लेवल होते हैं, वो आउटर तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे-जैसे हम बाहर चलते जाएँगे
जैसे हम आउटसाइड जाएंगे वैसे ही हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जो इनर मोस्ट हमारी जो ऑर्बिट होती है इसमें कम से कम एनर्जी होती है, इनके इलेक्ट्रॉन्स में सबसे कम एनर्जी होती है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये मास के पास घूम रहे हैं, ज़्यादा पास घूम रहे हैं, तो इन्हें जो है कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वैसे ही गुरुत्वाकर्षण इन्हें मिल जाते हैं हमारे न्यूक्लियस का ही, तो इन्हें घूमने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि जो दूर के एटम्स होते हैं, दूर के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जितनी दूर की ऑर्बिट होगी, जितनी आउटर सेल होगा हमारा, उतनी ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी होगी घूमने के लिए चारों तरफ, ठीक है। तो ये तो होगी बात, और इनके जो ऑर्बिट्स हैं, इनके ऑर्बिट्स के नाम भी दिए गए हैं। पहले सबसे इनर को के कहते हैं, फिर एल कहते हैं, फिर एम कहते हैं, उसके बाद आपका एन आ जाता है, फिर ओ आ जाता है, ऐसे ही आपकी चलती चली जाती है। तो ओ के आगे ज़्यादा आती नहीं है, और बस तो के एल एम एन ओ, ये बस ऐसे नाम दे दिए गए, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कोई जो ऐसा नहीं है कि कोई लैटिन वर्ड में के से कोई शब्द बन रहा है उसके नाम पे इसको ऑर्बिट दे दिया। ये बस एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में के से स्टार्ट होकर इन्होंने दे दिए, ठीक है ना। हर चीज़ का नाम ए बी सी डी थोड़ी दे सकते हैं, इसे इन्होंने के से स्टार्ट कर दिया, के एल एम एन ओ पी। अच्छा, ठीक है। और ये बीच में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने भी हमारे प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो न्यूट्रॉन्स हैं इसमें ये फिक्स नहीं होते हैं, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन्स होते हैं, ऑलमोस्ट। पर कई कभार ज़्यादा हो सकते हैं, आपके कम भी हो सकते हैं, दो चार ज़्यादा हो गए, दो चार कम हो गए, कई बार आधा भी हो सकता है, सब कुछ होता है न्यूट्रॉन्स में, ठीक है ना। इसलिए न्यूट्रॉन्स को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन्स को ये नहीं कह सकते हम कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, ठीक है। और जो ठीक है, तो ये क्यों होते हैं पॉजिटिव इक्वल, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। नेचर ने जो भी बनाया है बड़ी सोच समझ के बनाया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के पीछे एक कारण है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो जो हमारा एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं अगर एटम में, तो वो पूरा का पूरा इलेक्टिव नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की कह लो, या पॉजिटिव और नेगेटिवनेस की एक लड़ाई है। अगर जो है नेगेटिवनेस कम हो जाती है तो हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर पॉजिटिवनेस कम हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पर दोनों अगर इक्वल नंबर में रहेंगी तो कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी अपने टॉप पे होगी, स्टेबिलिटी जो होगी हमारे एटम में वो एकदम टॉप लेवल पे स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है आपका। इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, तो इज इक्वल टू जेड, यानी कि जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई होता है हमारा। जेड इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई होता है हमारा जो है एटॉमिक नंबर। क्यों होता है इसको आप समझिए कि एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से क्यों डिनोट किया। जब ये हम धीरे धीरे एक एक करके एटम्स या फिर एलिमेंट्स ढूंढे जा रहे थे, तो सबसे पहले जो हमें हाइड्रोजन मिला, ठीक है ना। हाइड्रोजन सबसे पहले मिला था, जो कि हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री में यानी कि लावोइत्सन ने ढूंढ लिया था। सबसे पहले जो है हाइड्रोजन ढूंढा गया था, जो लावोइत्सन ने ढूंढा था। उसके बाद फिर एक-एक करके जब एटम मिलने लगे तो उन्हें अरेंज करना था। उन्हें किस बेसिस पे अरेंज किया जाए, किस बेसिस पे उन्हें एक लिस्ट बनाई जाए उनकी, तो उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। उन्होंने देखा कुछ में जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कुछ में कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उन्हें जो है एक इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स के बेसिस पे ही उनको लिस्ट में डाल दिया गया था। उनके जो सीरियल नंबर लिखे गए थे, जैसे कि सबसे पहले इन्हें हाइड्रोजन मिला। ठीक है? सबसे पहले इन्हें देखा कि जो ये हाइड्रोजन का था हमारा,
इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन आ रहे थे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। फिर उन्होंने हीलियम में देखा, हीलियम में 2 हमारे प्रोटॉन्स आ रहे थे। फिर लिथियम में देखा, इसमें 3 प्रोटॉन्स आ रहे थे। बेरिलियम में देखा, इसमें 4 आ रहे थे। बोरॉन में देखा, इसमें 5 आ रहे थे। फिर कार्बन आया, कार्बन में 6 आ रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि ये सीरियल नंबर की तरह ही इसको यूज़ कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम एक सीरियल नंबर की तरह यूज़ कर लेते हैं और इन सीरियल नंबर को नाम दे दिया इन्होंने एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इसको सीरियल नंबर कहना तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगेगा कि बस अरेंजमेंट के लिए दे दिया, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया एटॉमिक नंबर। कि जो है जिस सीरीज में इनको रखा गया है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे उसको एटॉमिक नंबर की सीरीज का नाम दिया गया है, ठीक है। और इसलिए इसका फॉर्मूला Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई होता है। फिर हमारा एटॉमिक मास आता है। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब होता है कितना वजन है इलेक्ट्रॉन, हमारे जो एटम है उसमें कितना वजन है। कितना वजन हाइड्रोजन के एटम में है एक एटम में, कितना वजन हीलियम के एक एटम में है, कितना लिथियम के एक एटम में हमारा वजन होता है। तो वजन को नापेंगे कैसे? वजन को नापने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक प्रोटॉन में कितना वजन है, ठीक है ना, और एक न्यूट्रॉन में कितना वजन है। हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जो न्यूट्रॉन और हमारे जो प्रोटॉन होते हैं, इनमें ऑलमोस्ट बराबर सा वजन होता है। न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन में ऑलमोस्ट बराबर वजन होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें नेग्लेजिबल वजन होता है, उसको हमेशा जीरो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में कोई वजन नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉइंट में जाके आता है। अगर हम प्रोटॉन की कंपैरिजन में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स में हमारा जीरो के बराबर वजन होता है, नेग्लेजिबल वजन होता है। इसको जब भी हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन करी जाती है कि उनमें कितना वजन है। और क्योंकि दोनों में ही बराबर वजन है तो सिर्फ नंबर कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है ना। और सबसे पहले इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट से कि एक न्यूट्रॉन में या फिर एक प्रोटॉन में कितना वजन कितना होता है, टोटल वजन कितना होता है, ठीक है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये हमारा प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स का वजन हो गया। प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में इतना वजन होता है हमारा। तो इसको ना एक यूनिट मान लिया गया। इस आंकड़े को इन्होंने बार बार इसमें कैलकुलेट ना करते हुए इस पूरे को एक यूनिट मान लिया। इसको मान लिया ये एक यूनिट है, ठीक है। इसको यू से डिनोट करते हैं, ये एक यूनिट है। और इसी आधार पे अब वो सारे वजन निकाले जाएंगे, ठीक है। ये एक यूनिट हो गई हमारी और इसके आधार पे जितने भी वजन होंगे निकाले जाएंगे। तो हमने बोल दिया कि जो प्रोटॉन का वजन होता है वो 1 यूनिट होता है। एक प्रोटॉन का वजन 1 यूनिट होता है और एक न्यूट्रॉन का वजन 1 यूनिट होता है। और यूनिट क्या है? यूनिट ये नंबर है हमारा, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया कि एक प्रोटॉन का कितना वजन है और एक न्यूट्रॉन का कितना वजन है। अब हमें एक एटम का वजन निकालने के लिए बस ये देखना होगा उसमें कितने हमारे प्रोटॉन आ रहे हैं और कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक स्पेशल एलिमेंट है हमारा, ठीक है। ना ही ये मेटल है ना ही ये नॉन मेटल है। और ये जो हाइड्रोजन होता है इसमें कोई न्यूट्रॉन भी नहीं होता। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन भी नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एक स्पेशल एलिमेंट है जिसमें एक भी हमारा जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही 1 होते हैं। इसका हमारा Z और A दोनों ही 1 होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमने अभी बात करी ना कि अगर हमें वजन निकालना हो किसी एटम का तो उसके लिए हमें क्या प्लस करना होगा? प्रोटॉन को प्लस करना होगा। और प्रोटॉन में क्या प्लस करना होगा? न्यूट्रॉन को प्लस करना होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे यूनिट में एक यूनिट में वजन आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही हमारा जो है प्रोटॉन आता है, इसलिए इसका जो वजन होगा एक यूनिट ही होगा। जबकि जो हमारा हीलियम होता है इसमें दो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। और हमें वजन नापने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेग्लिजिबल वजन होता है। तो हम कह सकते हैं 2 + 2, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 4। तो इसका वजन हो गया हमारा 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अगर फॉर्मूले में डालेंगे
तो हमारे हीलियम के जो वजन आएगा वो 4 आएगा। फिर हमारा लिथियम आता है, इसमें भी 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 प्रोटॉन्स होते हैं और 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही ये कैलकुलेट किया जाता है। आपको ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है? ए से डिनोट किया जाता है। अच्छा ये भी आप बात समझ लीजिए, एटॉमिक मास जो होता है, एक एटम का जितना मास होता है उसको ए से डिनोट किया जाता है। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, एन यानी कि न्यूट्रॉन, पी यानी कि प्रोटॉन, पी यानी कि प्रोटॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन और जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर का ये फॉर्मूला और आपके एटॉमिक मास का ये फॉर्मूला हमने आपको डिटेल में भी समझा दिया और बाद में आपको ये फॉर्मूला भी दे दिया। आपको कोई एग्जाम में सब कुछ ऐसे दिमाग में सोचने थोड़ी बैठोगे, सीधा-सीधा आपको फ़ॉर्मूला याद करना है, ठीक है? तो देखिए कितने ज़्यादा स्मार्ट थे हमारे साइंटिस्ट। हमें सिर्फ़ 2 नंबर जानने की ज़रूरत है, ए और ज़ेड नंबर, ठीक है ना? और फिर हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ये हमारा जो है ज़ेड हो गया यानी कि एटॉमिक नंबर और ये हमारा ए हो गया यानी कि एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक नंबर आ गया आपके पास, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हो, ठीक है? अगर इधर हम इलेक्ट्रॉन्स लिखें और इधर प्रोटॉन्स, तो आप बता सकते हो कि अगर हाइड्रोजन में का जो है हमारा एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी 1 ही होंगे हमारे। हीलियम का 2 है, तो इसमें भी 2 और 2 ही होंगे। ऐसे ही हमारा लिथियम में और हमारा बेरिलियम में सेम होगा, जितना भी हमारा जेड होगा उतना ही हमारा पी होगा, उतने ही हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उतने हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। और उसके बाद अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हो, हमें फिर ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें जेड और ए दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हमें एटॉमिक नंबर की भी और एटॉमिक मास दोनों की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हो। कैसे? क्योंकि देखिए फिर आपको क्या करना है कि आपको ए में से जेड माइनस कर देना है। हमने आपको बताया था ना फॉर्मूला कि ए इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना? और हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल टू हमारा जेड होता है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो जेड होगा, ठीक है? तो हम ये लिख सकते हैं ना, ठीक है? इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारा एटॉमिक नंबर भी होगा जो कि जेड होता है। तो अगर हम इसको लिखें और अगर हमें न्यूट्रॉन्स को निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें एन निकालना हो तो हम करेंगे एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ठीक है? यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन में कैलकुलेट करें तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। हमें पता ही है कि हाइड्रोजन में एक भी जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है? अच्छा ये भी बात है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनको मिला के न्यूक्लियोइड्स भी बोला जाता है। इन दोनों को मिला के न्यूक्लियोइड्स भी बोला जाता है, ठीक है? उसकी कोई अहमियत नहीं, बस एक टर्म हमने आपको बता दी है। और अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम का हमारा एटॉमिक नंबर 2 होता है पर एटॉमिक मास 4 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो गए इसमें न्यूट्रॉन्स। अगर हम लिथियम का देखें, इसका एटॉमिक मास जो 7 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इनके में न्यूट्रॉन्स हो गए 4। ऐसे ही अगर हम बेरिलियम का देखें 9 माइनस 4 यानी 5। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं अगर आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता हो, तो ये केवल आपको याद करनी पड़ती हैं। कम से कम 20 तक तो आपको हमारे सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे और जो एटॉमिक मास हैं वो सभी इंपॉर्टेंट के करने पड़ेंगे। 20 के बाद भी आपको कई सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारा आयरन आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, यूरेनियम आता है और टिन आता है, जिनके आपको एटॉमिक नंबर याद करने ज़रूरी है, ठीक है ना? और साथ के साथ ये सिंबल भी याद करने होते हैं। वैसे तो ये सिंबल तो बहुत ही आसान सी चीज़ होती है, पहला ही लेटर होता है, ठीक है? हाइड्रोजन का पहला लेटर एच ले लिया, अब हीलियम में दोबारा एच तो ले नहीं सकते थे क्योंकि पहले एच कंज्यूम हो चुका है, तो एच ई 2 लेटर ले लिए। ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन और सोडियम। सोडियम में हमने एन ए लिया है क्योंकि जो सोडियम को लैटिन में जो नाम होता है उसका पहले लेटर एन ए से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? जो सोडियम का लैटिन में नाम है उसका पहले 2 लेटर एन ए है, इसलिए सोडियम को हमने एन ए लिया है। ऐसे ही हमारे सिल्वर और गोल्ड में भी ए आर और ए जी लिया जाता है क्योंकि उनके लैटिन के नाम के आधार पर लिए जाते हैं।
पर बाकी ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जो पहले लेटर ही है। सिर्फ ये 2-4 ही हमारे एक्सेप्शंस हैं जिनमें हमारे सोडियम आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है और 1-2 और आते हैं। बाकी सबका पहले लेटर से ही हमारा डिनोट किया जाता है। ठीक है? तो इसके ज़रिए हम जो है हमने प्रोटॉन समझ लिया, न्यूट्रॉन समझ लिया, इलेक्ट्रॉन समझ लिया। अब जो आपको मेन जो क्वेश्चन्स आएँगे एग्ज़ाम में, जो आगे जाके कॉन्सेप्ट आपको समझना है जिससे आप जो है केमिकल रिएक्शंस को समझ पाओगे वो होगा इलेक्ट्रॉन्स की भर्ती कैसे करनी है। जो सेल्स हैं हमारे, जैसे कि हमने बताया एक एटम है, उसके चारों तरफ काफ़ी सारी सेल या फिर ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स की भर्ती करनी है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे, ये समझना है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो पहली सेल में जो है हम इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? ये पहली सेल हमारी K कहलाएगी, फिर L कहलाएगी, फिर M कहलाएगी। ठीक है? और आगे जाके N और फिर O कहलाएगी। अच्छा, इसके ना एक कुछ नियम्स हैं, आपको नियम याद करने होंगे। 2 नियम हैं सबसे पहले तो, कि एक फ़ॉर्मूला है हमारा 2n स्क्वायर। ठीक है? ये 2n स्क्वायर का क्या फ़ॉर्मूला है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, एक सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना? और ये n क्या डिनोट कर रहा है? ये सेल का नंबर डिनोट कर रहा है, एनर्जी नंबर डिनोट कर रहा है, कि जो है पहले लेवल की जो सेल है, दूसरे लेवल की सेल है, तीसरे लेवल की सेल है। अगर पहली लेवल की सेल है तो उसका एनर्जी नंबर होगा हमारा 1, तो हम कह सकते हैं 2 1 की पावर स्क्वायर यानी कि 2। तो हम कह सकते हैं कि जो के सेल है, जो हमारी सबसे पहली की सेल होती है, जब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो पावर होती है सबसे कमज़ोर होती है, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। हमारी के सेल में एट मैक्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही हम एल सेल की बात करें तो एल में जो है हमारे इसको 2 कर दोगे तो फिर 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो हमारे इसमें तो के में 2, एल में जो है 8 भरे जा सकते हैं। ठीक है ना? 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो जो हमारी दूसरी सेल है, दूसरी पावर की सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। इसको पावर सेल्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है ना? और इनके जो नंबर हैं, एन के जो नंबर बताया हूँ 1 2 3, इसको जो है हम पावर नंबर भी कह सकते हैं, कि जो है कांस्टेंट एनर्जी नंबर भी बोला जा सकता है सेल का क्या एनर्जी नंबर है। पहली सेल है तो उसका एनर्जी नंबर 1 होगा, दूसरी सेल है तो एनर्जी नंबर 2 होगा, तीसरी है तो एनर्जी नंबर 3 होगा। जैसे-जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे इसके एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? जो आखिरी की सेल होती है हमेशा उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है उसका। अगर ऐसे हम m की बात करें तो m में 18 होगा, 3 3 9, 9 2 18। ठीक है ना? और ऐसे ही हम n की बात करें तो फिर ये 1 2 3 4, 4 की बात है, 4 4 16, 16 2 32, तो ये 32 होगा इसमें। तो ये मैक्सिमम हमने बता दिया कि के सेल में 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, हमारे एल सेल में 8 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 और एन में 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे जा सकते हैं। ये मैक्सिमम हमने बता दिए। अब इनको भरना कैसे है वो हम धीरे-धीरे समझते हैं एक-एक करके। इतने सारे हमने जो एलिमेंट्स लिखे हैं इन पे ही समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही है, तो पहले में ही हमने भर दिया, कहानी खत्म हो गई। कॉन्फ़िगरेशन इसकी अगर हम लिखें तो इसमें सिर्फ 1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, कि पहले हमारे के सेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। और दूसरा फिर हम हीलियम को देखें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैक्सिमम जो 2 भरे जा सकते हैं के सेल में। तो ये भी ऑब्वियस हो गया, पहले में 2 भर दिए, कहानी खत्म हो गई हमारी, कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमारी जो है लिथियम आती है, लिथियम में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना? अब इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो पहले में तो मैक्सिमम 2 ही भरे जा सकते हैं। पहले में तो मैक्सिमम आपने 2 भर दिए, कहानी खत्म हो गई, अब ज़्यादा नहीं भर सकते हो। पर जो दूसरी आपकी एल है फिर बचा हुआ उसमें डाल दोगे आप। तो ये 2, 1 लिखी जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? तो क्योंकि इसमें पहली में जो है पहली सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। जो कि हमारे लिथियम की, अगर बेरिलियम की बात करें तो जिसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें भी 2 इधर भर दिए जाएँगे। 2 2 ऐसे ही हमारा जो है चलता चल जाएगा। 2 3 2 4 2 5, जब तक हम 2 8 पे नहीं पहुंच जाते, यानी 10वें नंबर की जो हमारी नियॉन गैस है उसमें 2 और 8 हो जाता है।
ठीक है। जो नियॉन गैस है हमारी, उसमें 2 8 लिखा जाता है, क्योंकि जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 8, आखिरी की जो सेल है उसमें 8 ही भर सकते हैं हम। जो दूसरी की वाली हमारी है इसमें 8 ही भर सकते हैं, इसे 2 8 लिखा जाता है। फिर उसके बाद सोडियम आता है जिसका 11 नंबर होता है हमारा सोडियम का, तो इसको 2, 8 और 1 लिखा जाता है। ठीक है? तो ये तो बेसिक से स्टार्टिंग के हमने आपको बता दिए थे। इसमें तो ऐसे भर दिए चले जाते हैं। पहले आपको 2 भरने हैं, फिर दूसरी सेल को 8 तक भरना है। उसके बाद जो भी बचेंगे उसको तीसरी सेल में डालते चले जाना है। पर इसका एक और नियम है जो आपको समझना ज़रूरी है, कि जो लास्ट सेल होगी आपकी, जो आखिरी की सेल होगी, उसमें मैक्सिमम 8 ही भरे जा सकते हैं। 8 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि पहले तो हमने के और एल की बात करी थी, तो के एल में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात थी ही नहीं, क्योंकि के में जो है दो उसमें वैसे ही पहले ही मैक्सिमम 2 था और उस एल में मैक्सिमम 8 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब हमारी तीसरी सेल आती है जिसमें मैक्सिमम 18 भरे जा सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा नियम ये कहता है कि जो तीसरी सेल है उसमें जो हमारी आखिरी की सेल होगी, ठीक है ना, आखिरी की सेल की बात कर रहे हैं, भले ही वो तीसरी हो या चौथी सेल हो, ठीक है, तो आखिरी सेल में जो है 8 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे कि अगर हमारी ये तीसरी सेल है और हमारा नंबर है 10, 18, 19, अगर हमारा कोई 19 नंबर का जो है, तो जो हमारे 19 नंबर के, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स 19 नंबर के एटम की बात करें, एलिमेंट की बात करें, तो जो कि हमारा पोटेशियम होता है, ठीक है? तो पोटेशियम को अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 आएगा, फिर हमारा 8 आएगा, 10 हो गए, बचे 9। तो अगली सेल में जो है हम देखते हैं कि तीसरी सेल में जो मैक्सिमम 18 लिख सकते हैं और हमारे 9 बचे हैं, तो आप कहेंगे 9 इसमें लिख दीजिए तीसरी सेल में, कहानी ख़त्म कीजिए। पर ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें पता है कि आखिरी सेल में 8 से ज़्यादा नहीं लिखे जा सकते हैं। तो हम सिर्फ़ 8 लिखेंगे और 1 को आगे डाल देंगे, अगली सेल में डाल देंगे। अगर हम इधर 9 लिख देते तो हमारा रूल जो है बिगड़ जाता, कि आखिरी सेल में जो है हम जो है 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। वो वाला रूल हमारा बिगड़ जाता है, इसलिए हमने सिर्फ़ 8 लिखे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जो है अगली सेल में भेज दिया। ठीक है? ऐसे ही हमारी अगर 20 होती, अगर हमारे यहाँ पे 20 का नंबर होता, तो हम इधर 2 लिख देते, ठीक है? और अगर हमारा 18 होता, जैसे कि आर्गन होता है हमारा 18 नंबर का, तो उसके लिए हम 2, 8 और 8, चाहे वो तो सिंपल सा ही हो गया, वो तो आर्गन हो गया, सिंपल सा हो गया, ठीक है ना? अच्छा, एक और नियम है हमारा ऑक्टेट का नियम। जितने भी हमने आपको पहले क्या बताया, कि आखिरी सेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? और ऑक्टेट का रूल कहता है कि दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम हैं, उनके अंदर एक तीव्र इच्छा होती है। दुनिया में जितने भी एटम होते हैं उनमें एक बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर होता है कि स्टेबिलिटी हासिल करने का, कि हम जो स्टेबल हो जाएँ, हम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एटम बन जाए, बहुत मजबूत बन जाए। जैसे आप में हर आदमी जो है जीवन में, हर व्यक्ति, हर जानवर सब यही चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कि अनसर्टेनिटी ना आए फ्यूचर में, हम जो है आराम से अपना जीवन बिता सकें, ये हर चीज़ चाहती है। हमारे एटम्स भी यही चाहते हैं कि जीवन में स्टेबिलिटी आए। इसके लिए वो चाहते हैं कि उनके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, ठीक है ना? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ आखिरी की सेल में। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। इस स्टेबिलिटी के रूल को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, जब जो है एटम्स के अंदर एक तीव्र इच्छा होती है कि वो अपने आखिरी के जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स लिया है। क्यों 8? ना ही 8 से ज़्यादा, ना ही 8 से कम। 8 से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही आपको रूल बता दिया कि मैक्सिमम 8 होंगे। और अगर 8 से कम हुए, ठीक है ना, अगर किसी एटम में 8 से कम रहते हैं आखिरी के सेल में, तो फिर वो बहुत थोड़ा रिएक्टिव करने लग जाता है, वो थोड़ा रिएक्शन करने के उसके में चांसेस रहते हैं, ठीक है ना? जब तक 8 पूरे नहीं हो जाते वो हमेशा रिएक्शन के लिए दौड़ता रहेगा। जब 8 पूरे होंगे तो वो रिएक्ट करना बंद कर देगा, ठीक है? जैसे कि हमारी आर्गन गैस है जिसका 18 नंबर होता है, तो उसमें 2, 8 और 8 होते हैं, आखिरी में 8 हो गए, तो ये अब किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगी। ये इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है, जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं, वो अपने आप में मस्त रहती हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। और बाकी जितने भी होते हैं उनका यही मकसद होता है कि वो आर्गन की तरह बने, वो जो है नोबल गैसेस की तरह बने, वो भी अपनी आखिरी के
सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स ला पाएँ। वो कैसे लाएँगे? उसको आखिरी के अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आखिरी के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला, या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन उधार माँग सकते हैं। दूसरा, जो उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है आखिरी सेल में, वो किसी को दे सकते हैं कि भैया, जैसे कि ये केस था हमारा, ठीक है ना, 19 वाला 2 8 8 2, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा ताकि उसके आखिरी के सेल में 8 आ जाए, उसकी कहानी खत्म हो जाए, जीवन मस्त चले उसका। ठीक है? तो या तो वो के दो, या तो वो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा या किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेगा किसी से या 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 देना आसान होता है, 6 लेने के मुकाबले, तो ये पहले प्रेफ़र करेगा कि 2 मैं दे दूँ। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में जाके बहुत डिफ़िकल्ट रिएक्शन होता है जिसमें इसको 6 लेने पड़ जाते हैं। ये तो 2 मेथड हो गए हमारे लेने का, देने का। तीसरा होता है शेयरिंग का मेथड, ठीक है ना? कि भई हम शेयरिंग ही कर लेते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन तू भी मान ले तेरा है, मैं भी मान लेता हूँ मेरा है, दोनों ही अपना-अपना मान लेते हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें जिसका 8 नंबर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी 2 6 होती है, ठीक है ना? ये हमारा इधर इधर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होती है हमारी। तो इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं कहीं से, जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएँ ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। पर हम जानते हैं O2 फ़ॉर्म होती है हमारी, जो ऑक्सीजन गैस मिलती है वो O2 में मिलती है। वो शेयरिंग के कारण ही मिलती है। जब दो मैं इसको बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गई है, मैं मिटा देता हूँ। O2 होती है जो हमें हमेशा जो है एक गैस जो मिलती है, ऑक्सीजन गैस, वो O2 के फॉर्म में मिलती है। O2 के यहाँ O3 के फॉर्म में। मैक्सिमम जो ऑक्सीजन मिलती है वो O2 के फॉर्म में, ओज़ोन O3 के फॉर्म में। O3 के फॉर्म में और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। अगर हम O2 की बात करें तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, कहीं से भी मुझको जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएँ, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मान लेता है, शेयर कर लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे भी मान ले कि ये मेरे भी हैं, तू भी मान ले। 2 आ गए ऑक्सीजन आपस में साथ-साथ, वो मान लेंगे कि भई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे भी हैं, तेरे भी हैं, दोनों जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग बना लेंगे कि ये तेरी कक्षा में भी घूमेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, मेरी कक्षा में भी घूमेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से दोनों को ही मिल जाती है। तो ये होता है शेयरिंग का मेथड। दूसरा हमारा हमने गेनिंग का पढ़ा था, एक लूज़िंग का पढ़ा था। अब गेनिंग और लूज़िंग की बात करें तो H2O हो गया, जैसे हमारा पानी जिसको कहते हैं, इसमें देखते हैं। जो H होता है हाइड्रोजन, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है, ये उसके आउटर शेल में उसकी शेल ही 1 होती है और उसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखिए, पहली शेल में तो वो जो है 8 ला नहीं सकता, उसमें लिमिट है कि 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 1 गेन करना पड़ेगा या फिर 1 लूज़ करना पड़ेगा कि भई 0 ही हो जाओ, मुझे 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। मैं एकदम ही 0 हो जाता हूँ, फ्री ऑफ टेंशन हो जाता हूँ, ठीक है? तो वो क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने जो है सेल को कंप्लीट कर देगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो है गिव कर देगा, दे देगा। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है ना? या तो एक लेना है, एक देना है। और दूसरा जो ऑक्सीजन है, इसको 2 जो है चाहिए। इसको अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, या फिर 6 लूज़ करने हैं। ऑफ़ कोर्स 6 लूज़ करना मुश्किल काम है, 2 गेन करना आसान काम है। इसलिए हम कहेंगे इसको 2 चाहिए। अब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना हुआ तो 2 हाइड्रोजन अपना एक-एक है, अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को दे देंगे। तो इनमें क्रॉसिंग हो जाएगी, H2O, ठीक है ना? 2 हाइड्रोजन ने अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन आखिरी की सेल में जो था, एक ही सेल थी, उस सेल में अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन को दे दिया ताकि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले और हाइड्रोजन भी फ्री हो जाए। वो भी ऑक्टेट का मतलब है या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हाइड्रोजन के केस में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए और बाकी सभी केसेस में आउटर मोस्ट से उनकी जो है 8 से फिल हो जाए, 8 ही हो, ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रॉस कर देंगे। 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे और ये H2O बना देंगे। अच्छा, अब ऐसे ही 2-4 रिएक्शन और देखते हैं आपको बेटर क्लैरिटी के लिए। हम देखते हैं NaCl का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है? तो इसमें हमें पता है कि जो सोडियम होता है हमारा, उसका 11 नंबर होता है और क्लोरीन का हमारा 17 एटॉमिक नंबर होता है।
हमारा सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखेंगे तो वो क्या बैठेगी, पहले तो 2 बैठ जाएँगे, 8 बैठ जाएँगे और फिर 1 हो जाएगा, ठीक है ना? ये तो हमारी सोडियम की हो गई, 2 8 प्लस 1 जिसमें 1 हो गया हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो 1 इसमें डाल दिया हमने, और जबकि जो क्लोरीन है इसके अगर 17 को बना के हम देखेंगे तो 2 8 यू के 10 और 7, ठीक है? तो इसमें आखिरी की जो ये हमारी ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन फेंकना है ताकि उसके आखिरी की सेल में 8 आ जाए। एक उसको जो है लैंड करना है, उसको जो है लॉन पे चढ़ाना है, और क्लोरीन को एक जो है लॉन पे चाहिए अपना बिजनेस चालू करने के लिए, अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, या अपना ऑक्टेट बनाने के लिए। तो ये आपस में क्रॉस कर जाएँगे हमारे, और NaCl नाम का जो है नमक बन जाएगा। दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएँगे, एक दे देगा, एक ले लेगा, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा NaCl का। जब वो दे रहे हैं और ले रहे हैं तो ये नहीं कि परमानेंट ही दे दिया। जैसे Na ने दिया तो ये नहीं परमानेंट ही दे दिया, भाई तू जीवन भर के रख ले, मैं तुझे उधार दे रहा हूँ। दोनों मिल-जुल के रहेंगे, दोनों आपस में एक साथ रहेंगे। अब ये जीवन भर के लिए बॉन्डिंग हो गई इनकी। जब तक और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जब तक इनकी जीवन भर की बॉन्डिंग होगी, दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा, और इससे ये NaCl नाम का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जो हमें पता है ये मॉलिक्यूल क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक एटम को मिलके बनता है। 2 या 2 से अधिक एटम की बॉन्डिंग से जो चीज़ बनती है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसमें 2 एटम की बॉन्डिंग हुई, इलेक्ट्रॉन के ज़रिए अपने ऑक्टेव को पूरा करने के लिए उन्होंने बॉन्डिंग करी और NaCl नाम का मॉलिक्यूल बना दिया। अब कुछ और भी देख लेते हैं आपके लिए, CO2 भी देख लेते हैं, जो बेसिक से होते हैं, सबके सभी हम देख लेंगे इसी में, ठीक है? तो अगर हम CO2 देखें तो कार्बन में 6 होती है, और हमारा हाइड्रो ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है 8 होती है। तो इसमें देखें तो 2 और 4, ठीक है ना? पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 4, और ऑक्सीजन की बात करें तो 2, फिर हमारा 6। तो इसको चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए 2, उसकी ऑक्सीजन मांग रहा है मुझे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, कहीं से भी कोई भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। और जबकि जो हमारा कार्बन है वो कह रहे हैं या तो मुझे 4 दे दो या मुझसे 4 ले लो, मैं दोनों में ही संतुष्ट हूँ। या तो मुझसे 4 ले लो या मुझे 4 दे दो, मैं दोनों ही केस में संतुष्ट आदमी हूँ, मुझे कोई ज़्यादा लालच नहीं है, ठीक है? तो इसमें जो है 4 एक्स्ट्रा है और इसको 2 देने हैं, तो दोनों में क्रॉस बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना? दोनों में क्रॉस हो जाएगा और फिर बन जाएगा हमारे, ठीक है? इसको 4 देने हैं, ऑक्सीजन को 2 लेने हैं। तो 2 ऑक्सीजन के एटम को 1 कार्बन के एटम से लेना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन के एटम कहेंगे 1 कार्बन के एटम से, हम दोनों को दे दे तू, हम तीनों फिर साथ-साथ रहेंगे जीवन भर, बॉन्डिंग बना के तीनों एक साथ रहेंगे, जब तक कोई और केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाता, ठीक है ना? कोई और केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, फिर उन दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा, किसी और के साथ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा सी, सी में ओ और टू, दो हो गए ना, इसलिए ओ टू। अच्छा, एक और बात आपको समझने की है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या लेते हैं तो आयंस बनाते हैं, ठीक ना? आयंस क्या होते हैं, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है तो वो आयन बनाता है। अगर कोई चीज़ दे रही है, कोई चीज़ दानवीर है, देने वाली है, तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगी, यानी कि इस केस में हम बात करें तो हमारा कार्बन पॉजिटिव बना रहा है, और कोई चीज़ ले रही है, लोन ले रही है, उसका बैंक बैलेंस नेगेटिव आ गया, तो फिर जो भी लोन लेता है उसको हम कहेंगे नेगेटिव बना रही है, वो नेगेटिव आयंस बना रही है। ये तो हमने कॉमन लैंग्वेज में समझा दिया कि जो दे रहा है, जो लोन दे रहा है उसको पॉजिटिव बोलो, जो ले रहा है उसको नेगेटिव बोलो। अगर हम इसको लॉजिक भी आपको समझाना चाहें तो हम आपको वैसे सब कुछ ना लॉजिक के साथ समझाएंगे, सिर्फ फालतू की चीज़ें नहीं, फालतू के जो इडियम्स नहीं बढ़ाएँगे, लॉजिक भी आपको समझाते हैं। कि देखिए, जो कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन में हम जानते हैं कि जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 ही इसके प्रोटॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है ना? ये हमारा कार्बन हो गया ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 ही हमारे प्रोटॉन्स होते हैं। और अगर अब हमारा कार्बन अपने 6 में से 4 दे देगा, ठीक है ना? 4 अपने जो हैं इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो वो तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही ना, उसके प्रोटॉन्स ज़्यादा हावी हो जाएँगे। इलेक्ट्रॉन्स पे तो जो पॉजिटिव चार्ज है
वो नेगेटिव चार्ज पे हावी हो जाएगा। इससे जो हमारा कार्बन का एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्टेट तो उसने अटेन कर लिया, पर वो खुद में जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कितने नंबर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है? जितने नंबर से उसके अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स है वो एक्सेस में हो जाते हैं, ठीक है ना। उसने 4 दिए थे, इस केस में जैसे हमने देखा उसने कार्बन ने 4 दिए थे, तो 4 अंक से 4 नंबर 4 जो है उसकी नंबर से जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इससे हम कहेंगे जो हमारा कार्बन है उसकी वो जो है एक पॉजिटिव आयन बना रहा है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले रहा है। पहले ही उसके अंदर जो है 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर अब इसमें 8 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 8 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो पूरा जो हमारा ऑक्सीजन का एटम है वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और हम बोलेंगे ये नेगेटिव आयन बन गया है हमारा। ठीक है, तो ये हमने ये समझ लिया कुछ बेसिक बेसिक से चीज़ें। अब इसके अलावा ना एक होती है वैलेंसी, भी एक चीज़ होती है कि वैलेंसी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाती है, वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो वैलेंसी की अगर हम बात करें, तो अगर हम अब हम वैलेंसी की बात करें, तो वैलेंसी एक एबिलिटी होती है, एक एटम की एबिलिटी कि वो कितनी ज़्यादा रिएक्टिवनेस है, कितना जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देने में और लेने में, या फिर कितना बिलीव करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसकी बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू रिएक्ट विद अनदर एटम इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है ना, जैसे कि कितने जो है ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है, वो हम वैलेंसी कहते हैं। जिसमें हम आखिरी एटम जो होता है हमारी सेल का, जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये 2 देने के लिए तैयार, ये 2 जो है लेने के लिए तैयार था। कार्बन है, ये 4 लेने के लिए, ये 4 देने के लिए तैयार था। कार्बन 4 देने के लिए तैयार था, ऑक्सीजन 2 लेने को तैयार था। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन में 2 वैलेंस एटम, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, यानी कि कार्बन में 4 वैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो देना चाहता है, और ऑक्सीजन में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है। ये वैलेंसी होती है, इसको हम डिटेल में अगली क्लास में और समझेंगे, और कुछ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज जो आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।